वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 5वां है। साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है और इस यात्रा वृत्तांत के दरमियान उनको जो अनुभव आया है इसका वह सजीव चित्रण कर रहे कि वह कहती है, इसके पहले भागों में हमने पढ़ा कि लेखिका कहती कि एक तरफ प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रही है झरनों में, नदियों में, वादियों में, पहाड़ों में, तो दूसरी तरफ भूख के लिए जंग करते हुए एक सर्वसामान्य जनता और यह किस प्रकार से जीवन का विरोधाभास है, इसका वर्णन लेखिका ने किया। आगे अब वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में, वहाँ के लोक जीवन के बारे में लेखिका हमें वर्णन करवा रही है। उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखिका कहती है कि एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया। अब देखिए, लेखिका अब तक उस प्राकृतिक सौंदर्य में इतना मग्न हो गई थी, तो उसे जन्नत दिखाई दे रहे थे सारे, वह अपना सारा सर्वस्व अर्पित कर रही थी उस सुंदरता के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेखिका का ध्यान किधर जाता है कि उन पत्थरों को तोड़ते हुए उन महिलाओं की तरफ जाता है जिन्होंने अपने उपजीविका करते समय, काम करते समय अपने बच्चों को भी अपने पीठ पर लेकर वह काम कर रही थी। तो एक तरफ भूख, गरीबी को जंग लड़ते हुए सर्वसामान्य लोग उनको दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए लेखिका कहती कि एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में मैंने देखा था। अब देखिए, लेखिका कहती जब वह दृश्य देखती है कि स्त्रियों को कुदाल और फावड़ा हाथ में लेकर पत्थर तोड़ते हुए जब वो देखते हैं, तो उनके सामने इसी प्रकार का एक चित्रण आ जाता है कि उन्होंने इसके पहले पलामू और गुमला के जंगलों में भी ऐसा ही देखा था कि पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाव, अब देखिए दिन भर पत्तों की खोज में उनको इतना चलना पड़ता था कि उनके पाँव में सूजन आ जाती थी। तो युवतियों के फूले हुए पाव, और लेखिका कहती कि उन युवतियों के फूले हुए पाव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कह रही कि उनके पैरों में सूजन आ जाती थी चल कर, दिन भर उनको चलना पड़ता था पत्तियों के खोज में। और यहाँ जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, उनको दिन भर पत्थर तोड़ते हुए हाथों में ठाटे आ जाते थे कि देखो हाथों में, इस कोमलकांत हाथों में किस प्रकार से जो फोड़े आते हैं, उसे कहा गया कि दिन भर वह कठोर फावड़े और कुदाल के द्वारा कठोर पत्थर पर मारती रहती थी, तो उनके हाथों में क्या हो जाता था, फोड़े आ जाते थे। तो यह उन स्त्रियों की सूजन भरी पांव और उनके ठाटे से युक्त जो हाथ थे, वह एक ही कहानी लेखिका कहती कि बता रही थी कि सर्वसामान्य आम जनता के लोगों की जो जीवन कहानी होती है वह सारे स्थानों पर एक जैसे ही होती है कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका क्या कह रहे हैं कि एक तरफ एक समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं कि एक तरफ सर्वसामान्य आम जनता और दूसरी तरफ उन श्रमिकों के जीवन पर निर्भर जो थे, मतलब अपना अमीर जो लोग होते हैं कि वह सारे सुख सुविधा से युक्त जीवन जीते हैं। तो दूसरी तरफ कि अपने जीवन यापन करने के लिए इतने सारे कष्ट करने पड़ते हैं, ऐसे सर्वसामान्य श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग या आम जनता जो क्या करते हैं, सारे आंसू, अभाव और यातना, वंचना एक तरफ लेखिका को दिखाई दे रहे। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन ने कहने लगा। अब देखिए, जब लेखिका ने उन पहाड़ियों का देखा तो उनको मन में थोड़ा दुख होने लगा था। तो ऐसे अवस्था में देखकर जितेन उनको कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे।
आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आइए। अब देखिए, कहने का तात्पर्य है कि यह जो सर्वसामान्य आम जनता है, जो श्रमिक वर्ग का कष्ट है, उनकी यातना है, उनकी दुख है, उनका वेदना है, तो हमें संसार में हर स्थान पर दिखाई देता है। तो इसलिए वह यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में कहता है कि आप यह तो कहीं पर देख सकते हैं, लेकिन जिस सुंदरता को देखने के लिए आप इतना पैसा खर्च करके आई है, तो उसको देखने के लिए वो कहते हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। अब देखिए लेखिका क्या कह रहे हैं कि वह केवल आम जनता नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति संतुलन भी है। ए वेस्ट एट रिपेयरिंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां इस परिच्छेद में लेखिका के द्वारा बताई गई है कि क्या कहते हैं कि जीवन के प्रति एक संतुलन है। अब देखिए, हम कहते हैं ना कि अगर जो अमीर लोग हैं वो किसके बलबूते पर रहते हैं, इन श्रमिक कष्टी लोग, जो कष्टी या मेहनत कश लोग होते हैं, उनके जीवन पर ही तो उनका बढ़ोतरी होती रहती है। वेस्ट एंड रिपेयरिंग, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। अब देखिए, वो समाज से क्या लेती है, और इतना काम करते, इतना मेहनत करते, लेकिन समाज उनको क्या देता है, उनके काम के बदले में समाज के द्वारा उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। जो मेहनत कश होता है, जो परिश्रमिक उनको दिया जाता है, जो रुपए उनको दिया जाता है, चाहे वह समाज के कितने ही कष्टदायी लोग हो, चाहे वह देखो रास्ते सड़क बनवाने वाले लोग होते हैं, पुल बनाने वाले होते हैं, नदी के इर्द गिर्द जो पुल होता है उनको पुल तैयार करने वाले लोग होते हैं, फिर रेलवे स्टेशन के रेलवे की जो पटरियां होती है उनको बनाने वाले लोग होते हैं। आज आधुनिक युग में ये सारे कार्य ऐसे ही श्रमिक लोग करते हैं। फिर किसान लोग होते हैं जो खेतों में अनाज की उपज करते हैं। तो यह इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बदले में समाज के द्वारा उनको बहुत ही कम आमदनी दी जाती है। तो ऐसे लेखक कहते हैं, अब देखो, इन श्रमिक वर्ग पर, इन किसानों वर्गों पर भी हमारा समाज का विकास होता है। हमारा समाज का विकास करने वाले लोगों को उनका कष्ट का फल बहुत ही कम मिलता है। इसलिए लेखक कहता है कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं, और इसीलिए जीवन के प्रति संतुलन भी कहा गया है। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका बता रही कि अपने इस प्रकार के कष्टदायी जीवन में भी वह अपने जीवन व्यापन करने की जो उनका अंदाज है, जो तरीका है, वह बहुत ही अलग है, और उसे वह खुशी खुशी से संतोष की भावना रखकर वह व्यापन करती है। इसीलिए लेखक कहते कि इतनी विपन्न अवस्थाओं में भी वह खिलखिला रही है अपने जीवन में। अब देखिए, ये जो महिलाएं हैं, पुरुषों के अधिक महिलाओं का जीवन बहुत ही कठिनतम होता है। एक तो घर का सारा कार्य उनको करना होता है, फिर बच्चों की परवरिश करना होता है, घर के अन्य कर्तव्य भी उनको करना होता है, तथा अपने जीवन व्यापन करने के लिए आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए वह इस प्रकार के कष्टदायक दिन भर कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार उनके इतनी कठिनतम काम करने की जो कर्तव्य निष्ठा है, उस कर्तव्य निष्ठा में भी वह अपने संतुष्ट मुस्कुराहट देकर संतुष्ट युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। और इसीलिए लेखिका कहते हैं कि उनका जीवन लहरा उठा है और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया है। कि देखो, खंडहर है, और एक खंडहर पत्थरों से युक्त जो एक पथरीला भाग है खंडहर, उसमें ताजमहल का रूप धारण करना वह कितना कष्टदायक काम है, और वह स्त्रियों के माध्यम से ही होता है। इसलिए लेखिका कहते हैं कि वह खंडहर पत्थरों से युक्त जो स्थान था, भग्नावेश में युक्त वह स्थान था, वह स्त्रियों के द्वारा उसकी खिलखिलाहट के द्वारा ताजमहल से बना हुआ प्रतीत लेखिका को दिखाई देता है। आगे लेखिका कहती है कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारी पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। अब देखिए, वहां के सामाजिक और लोक जीवन का वर्णन लेखिका कर रहे हैं कि वहां पर जब हेयर पिन बेंड के ठीक पहले साथ जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा था कि 7-8 वर्ष के उम्र के जो बच्चे थे वह पहाड़ी बच्चे थे,
पहाड़ों में रहते थे इसलिए उनको पहाड़ी बच्चे कहते हैं। और वह स्कूल से लौट रहे थे और स्कूल से लौटते समय वह जो वाहन थे, गाड़ियां थी, उनको पहुंचाने के लिए वो लिफ्ट मांग रहे थे अपने स्थान तक, निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए। तब जितेन ने उन्हें बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ तो स्कूल तो पास, इतने पास होते हैं कि हम आसानी से चलकर जा सकते हैं, लेकिन इतने पास होने के बावजूद भी हम चलकर नहीं जाते हैं, हम किसी न किसी वाहन का उपयोग करके ही जाते हैं। लेकिन देखो इन बच्चों की अवस्था कितनी दयनीय है कि पढ़ाई करने के लिए उनको अपने एक तो स्कूल भी कम होंगे उनके यहाँ, पहाड़ी चढ़कर लगभग 3-3.5 किलोमीटर उनको स्कूल में जाना पड़ता है। क्या स्कूली बस नहीं है? अब लेखिका को लगता है वहां पर भी तो बस भी होंगे, लेकिन वो पूछते कि स्कूली बस नहीं है। मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। अब देखो मैदानी इलाकों में चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं होता है। यह जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। अब देखिए वहाँ के सामाजिक जीवन का वर्णन है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों की भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने ढोए थे। अब देखिए वहाँ के लोगों की, बच्चों की पढ़ाई कितना मतलब कठिन होता है कि उनको इतना 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़कर जाना पड़ता है। स्कूल एक ही है और दूर दूर से बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल में ही नहीं जाते इतना दूर तक चलकर, बल्कि वह अधिकांश बच्चे जब घर पर जाते हैं तो अपने माँ के साथ मवेशियों को जानवरों को चराने के लिए जाते हैं। अब स्त्रियां भी यह कार्य करते हैं, पानी भरने का कार्य करते हैं, फिर जंगल से भारी लकड़ियों के गट्ठर भी ढोने का काम करते हैं। और इस प्रकार वहाँ के बच्चों का, वहाँ के स्त्रियों के सामाजिक और लोक जीवन कैसा था, इसका वर्णन यहाँ पर लेखिका करे कि इतने शारीरिक कष्ट होने के लिए यहाँ पर बर्फीला अर्थात देखो शहरी लोगों का जैसे मोटे हट्टे किट्टे होते हैं ना, तो ऐसे वो लोग नहीं होते। वो बहुत कठिन शारीरिक मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी शारीरिक रचना भी उसी के अनुसार होते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। लेखिका कहते हैं कि अब इसके आगे का जो प्रवास करना था, यात्रा करना था, वह और भी संकरे रास्ते करना था, इसलिए खतरे और भी बढ़ रहे थे। कई बार लगता था कि जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप इतना ही चौड़ा बनाया गया है। अब देखिए लेखिका ने वहां के रास्तों का वर्णन करते हुए कह रहा है कि केवल उस रास्ते, और रास्ता इतना संकरा था, इतना छोटा था कि केवल एक गाड़ी, एक जीप ही वहां से जा सकती थी, और वो भी इतनी संकरी थी कि लेखिका का अंदाज लगाते कि वह शायद रास्ता नाप कर बनाया गया होगा, जीप के माप का ही, कि जैसे लगता था कि रास्ता को इंच टेप से नापकर एक जीप का इतना ही चौड़ा बनाया गया है। आगे लेखिका कहती है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनी भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी कि सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े के फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, हम हमें निर्भक्षी जानवरों नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं, उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। वजूद, अस्तित्व, नुपुर, घुंघरू, संजीदा, गंभीर, दुसाध्य, जिसकी साधना कठिन हो, ठाटे, हाथ में पड़ने वाली गांठें या निशान, यातना, पीड़ा, रिपेयरिंग, कम लेना और ज्यादा देना। तो बच्चों, अब तक हमने वहाँ के सामाजिक और प्राकृतिक जीवन का वर्णन पढ़ा। आगे भी लेखिका हमें यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी जानकारी देने वाली है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।